हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य 24/7 क्लासेस में। आज है 18 अप्रैल। तो आज हम 18 अप्रैल की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो करंट अफेयर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो एग्जाम होने वाले हैं आपके आगे भविष्य में, तो उनके लिए आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज से हमारे जो क्लासेस हैं वो पर डे 7 AM पे स्टार्ट होने वाली हैं। तो अब जितनी भी क्लासेस चलेंगी वो 7 AM पे ही चलने वाली हैं। तो आप लोग 7 AM पे आप आ जाया करिए, जिससे हम क्लास को अच्छे से देख सकते हैं। तो आज का जो करंट अफेयर है उसमें हम फरवरी माह के जो प्रमुख दिवस हैं इनके बारे में भी देखने वाले हैं। तो आज का जो करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। जो हमारी क्लास है वो RO हो या यूपी पुलिस हो या यूपी पुलिस हो या जितने भी वनडे एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच में भी इस क्लास को शेयर कर दिए कि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। तो पहले आप लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए और कमेंट भी करते रहिएगा साथ साथ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है बायो रिमेडिएशन ये क्या है। अभी हाल ही में इसके बारे में काफी चर्चा चल रही है कि जो बायो रिमेडिएशन है ये क्या है, जिसका हाल ही में समाचारों में काफी उल्लेख देखने को मिल रहा है। तो बायो रिमेडिएशन है ये क्या है, तो ये है रासायनिक जहर से प्रदूषित की एक सफाई। ऑप्शन नंबर बी है जो समुच्चय से सफाई की सफाई। ऑप्शन नंबर जो सी है कूड़ा करकट इलेक्ट्रॉनिक्स कम करना। ऑप्शन नंबर जो डी है जीवित प्राणियों का उपयोग करके प्रदूषण को नष्ट करना, यानी प्रदूषकों को नष्ट करना। तो हमारे जो 4 विकल्प है ये हैं। तो आइए देख लेते हैं जो बायो रिमेडिएशन है इसके बारे में। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। तो जो बायो रिमेडिएशन ये क्या है, तो ये क्या है, यह एक ऐसी तकनीकी है, ये एक ऐसी तकनीकी है जिसमें बैक्टीरिया, फफूंद, शैवाल और जो से पेड़ पौधे हैं इनका उपयोग करके पर्यावरण से जो प्रदूषण है इनको नष्ट करने के लिए इस तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। तो अभी हाल ही में इसका उपयोग किस लिए किया जा रहा है, तो ये है जो जीवित प्राणियों का उपयोग करके प्रदूषकों को नष्ट करना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए आइए हम इसके बारे में और अच्छे से देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में जो बायो रिमेडिएशन है या जैव उपचार भी हम इसको कह सकते हैं, यह एक ऐसी तकनीकी है जिसमें सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया और शैवाल हो गए या पौधों का उपयोग करके पर्यावरण से जो प्रदूषक हैं इनको हटाया या नष्ट किया जा सके। चर्चा में है इसलिए क्योंकि ये भारत सरकार ने इसे ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के रूप में अधिसूचित किया है। और जो पुराने लैंडफिल हैं यानी कचरे के ढेर हैं उनको साफ करने के लिए बायो रिमेडिएशन है और बायो माइनिंग जो है इसके उपयोग पर जोर देने के लिए अभी भारत सरकार ने इस पर काफी जोर दिया है। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो वातावरण में जो प्रदूषक फैले हुए हैं उनको नष्ट करने के लिए अभी सरकार ने ऐसे ये कदम को उठाया है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि 4 फरवरी को कौन सा दिवस हम मनाते हैं। तो जल्दी से आप बताइए 4 फरवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। जल्दी से आप बताइए कि 4 फरवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। ये हमारे लिए एग्जाम में बहुत पूछा गया एग्जाम में सवाल है। तो आप लोग जल्दी बताइए 4 फरवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 4 फरवरी को हम विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 4 फरवरी किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो विश्व कैंसर दिवस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में आपसे कैंसर दिवस के बारे में काफी पूछा गया है। चलिए
तो इतना आपको इसके बारे में, बायो रेमेडिएशन के बारे में पता होना चाहिए। इसका उपयोग भी भारत सरकार ने काफी हद तक किया है। एक क्वेश्चन और बताइए, हम 10 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? जल्दी से आप कमेंट बताइए, 10 फरवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 10 फरवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। इससे पहले आप क्लास को शेयर भी करते रहिएगा। चलिए, तो 10 फरवरी को हम विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी आपको अच्छे से देख लेना है। विश्व दलहन दिवस, विश्व दलहन दिवस हम कब मनाते हैं? तो 10 फरवरी को। तो इतना आपको ये क्वेश्चन भी आपको फरवरी माह के जो करंट क्या कहते हैं प्रमुख दिवस हैं, इनके बारे में आपको देख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है वो है, अभी हाल ही में 9वां भारतीय महासागर सम्मेलन IOC कहां पर आयोजित किया गया है? ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ है। तो जो हमारे एग्जाम है उनमें आपको ये सवाल देखने को मिल सकता है, तो इसलिए आपको इस पे जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो अभी हाल ही में 9वां भारतीय महासागर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है मॉरिशस, ऑप्शन नंबर B है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर C है वो है कारोबार, निकोबार होता है यार, ये निकोबार लिख लेना, और ये ऑप्शन नंबर D है भारत। तो अभी हाल ही में जो 9वां भारतीय महासागर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो आप लोग इसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, 9वां भारतीय सम्मेलन कहां पर हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। जो भारतीय महासागर सम्मेलन है, महासागर सम्मेलन 2026 के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस क्रम का है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए किस क्रम का है। तो ये 9वें क्रम का है। तो ये किस क्रम का है? ये 9वें क्रम का है। और ये 10 से 12 अप्रैल के बीच में, 10 से 12 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन किया गया है। अप्रैल के बीच में इसका आयोजन किया गया है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। तो इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है पोर्ट लुइस में। तो इसका आयोजन कहां किया गया है? पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस यानी मॉरिशस में, मॉरिशस में इसका आयोजन किया गया है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा ए, मॉरिशस में। अभी हाल ही में मॉरिशस के जो पोर्ट लुइस है, यहां पर इसका 9वां भारतीय जो महासागर सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया है। तो इतना आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। यह पहली बार है जब इसका सम्मेलन किसी अफ्रीकी देश में हो रहा है। तो इतना आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ये पहली बार है, ये है पहली बार है, ये पहली बार है जो इस सम्मेलन का आयोजन किसी अफ्रीकी देश में पहली बार हो रहा है। तो इतना आपको इसके बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए आइए देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में 9th इंडियन ओशन जो कॉन्फ्रेंस है, ये इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है पोर्ट लुइस में। तो मॉरिशस के पोर्ट लुइस में इसका आयोजन हो रहा है। ये 10 से 12 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन होने वाला है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आपसे इसके बारे में इसका विषय पूछा जा सकता है कि इसकी थीम क्या है। तो इसकी जो थीम है, भारतीय महासागर सागर शासन के लिए सामूहिक प्रबंधन। तो इसलिए आपको इसकी थीम अवश्य याद होनी चाहिए। तो इसकी थीम हमको याद अवश्य होनी चाहिए कि इसकी थीम क्या है। तो वो है भारतीय महासागर शासन के लिए सामूहिक प्रबंधन। तो इतना आपको
इतना आपको इसके बारे में, इसकी थीम के बारे में भी आपको जरूर से जरूर ध्यान से लिख लेना है, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। इसमें क्या है, इसमें क्षेत्रीय सहयोग और जो समुद्री सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसका आयोजन इंडियन फाउंडेशन द्वारा विदेश मंत्रालय और जो मॉरिशस की सरकार है इनके सहयोग से किया जा रहा है। तो इतना आपको इसके बारे में भी अच्छे से देख लेना है। इसमें 25 से अधिक देशों के जो प्रतिनिधि मंत्री हैं और वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए हैं। भारत ने समुद्री अवरोधों की कमजोरियों को दूर करने के लिए विश्वसनीय साझेदारी स्थापित करने तथा क्षेत्र में जो सुदृढ़ और स्थिर विकास है उसको सुनिश्चित करने के लिए इस पे ज्यादातर जोर दिया है या बल दिया है। तो इतना आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। जो भारतीय महासागर सम्मेलन है 2026 के बारे में, तो ये आपसे एग्जाम में अवश्य पूछा जा सकता है। तो इतना आपको इसके बारे में भी अच्छे से ध्यान से देख लेना होगा। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, जो 13 फरवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि ये भी आपसे पूछा गया है। तो 13 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि 13 फरवरी को हम किस दिवस के रूप में तो 13 फरवरी को 2 दिवस हम देखते हैं। एक होता है राष्ट्रीय महिला दिवस, तो 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व दलहन दिवस के रूप में भी हम राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस के रूप में बनाते हैं। तो रेडियो दिवस, तो दो दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस और रेडियो दिवस। तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। तो इतना आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो 13 फरवरी कौन कौन से दिवस मनाते हैं, एक मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में और दूसरा मनाते हैं विश्व रेडियो दिवस के रूप में। तो 13 फरवरी के दिन का आपको याद करना होगा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, हाल ही में भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम में भूस्खलन के बाद पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा अभियान अभी शुरू किया गया है। तो ये अभियान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है सवाल। तो जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है ऑपरेशन सद्भावना, ऑप्शन नंबर बी है ऑपरेशन हिम विजय, ऑप्शन नंबर सी है ऑपरेशन हिम सेतु और ऑप्शन नंबर डी है ऑपरेशन रक्षक। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑपरेशन अभी उत्तरी जो सिक्किम में भूस्खलन से के बाद जो पर्यटक फंस गए थे उनको निकालने के लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, उस ऑपरेशन का क्या नाम है। चलिए, तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन हिम सेतु। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा सी। तो अभी हाल ही में जो उत्तरी सिक्किम में भूस्खलन के बाद पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए जो सेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है वो कौन है, ऑपरेशन हिम सेतु। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो अभी इसके बारे में, ये कब चलाया गया था, ये सिक्किम में फंसे जो सिक्किम में फंसे लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु चलाया गया था। हिम सेतु चलाया गया था क्योंकि वहां जो भूस्खलन हुआ था इसके कारण काफी जो लोग हैं वो इसमें फंस गए थे। तो अभी इसको क्या कहते हैं, फिर इसके लिए जो भारतीय सेना है इनके द्वारा ये ऑपरेशन हिम सेतु चलाकर इन सबको बचाया गया था। तो इतना आपको इनके बारे में भी ध्यान से देख लेना है। चलिए आइए देख लेते हैं इसके बारे में। तो भारतीय सेना ने जो उत्तरी सिक्किम में भूस्खलन के कारण फंसे जो पर्यटकों हैं उनको सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु को
शुरू किया गया है। यह अभियान जो है अप्रैल 2026 में उत्तरी सिक्किम में जो लाचेन और जो चुंगथांग क्षेत्र है इसमें भारी हिमपात और जो भूस्खलन के बाद जो ये ऑपरेशन है इसको चलाया गया। यह रेस्क्यू ऑपरेशन भारतीय सेना की जो त्रिशक्ति कोर है इनके द्वारा संचालित किया गया था। तो ये भी आपको थोड़ा अच्छे से देख लेना है। इस अभियान के तहत 1321 पर्यटकों और जो 84 स्थानीय नागरिक हैं इनको बचाया गया है, सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान से देख लेना होगा क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये भी आपको अच्छे देख लेना है। आप लोग क्लास को शेयर भी करते रहिए और लाइक और कमेंट भी करते रहिए, जिससे हम सबको एक मनोबल बढ़ता है कि आप लोग अच्छे से हम सबको सपोर्ट कर रहे हैं। तो लाइक और कमेंट भी करते रहिएगा और क्लास को शेयर भी करते रहिए। चलिए आप लोग बताइए, जो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए किस तारीख को हम अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा के रूप में मनाते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम किस तारीख को मनाते हैं? तो वो मनाते हैं 21 फरवरी को। 21 फरवरी को हम अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। छोटे छोटे सवाल जिसे हम निगलेक्ट कर देते हैं वही बाद में सवाल को वो एग्जामिनर उठा लेता है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये जो आपके अगले आने वाले यूपी पुलिस के जो एग्जाम है उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं। चलिए अगला बताइए। एक क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये किस तारीख को मनाया जाता है? किस दिवस यानी किस डेट को मनाया जाता है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है इसे हम किस तारीख को मनाते हैं? जल्दी से कमेंट करिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम किस तारीख को मनाते हैं? ये मनाते हैं हम 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में अप्रैल 2026 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एक व्यापक कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति जारी की है जिसमें निर्माण में AI के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिए। और इसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है केरल, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। तो अभी कौन सा राज्य है जो अभी जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है इसकी नीति पर एक निर्णय लिया गया है जिस पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा वो राज्य है। तो अभी है जो गुजरात राज्य है, यहाँ पर जो गुजरात राज्य के उच्च न्यायालय ने AI का जो व्यापक कृत्रिम बुद्धिमत्ता है इस पर एक निर्णय दिया है जिसमें AI के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध को लगा दिया गया है। तो आइए हम इसके बारे में अच्छे से देख लेते हैं। तो अभी अप्रैल 2026 में जो गुजरात उच्च न्यायालय है ने एक व्यापक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी नीति जारी की है जिसमें जो न्यायिक निर्णय निर्माण है इनके आदेशों का एक मसौदा तैयार करने के लिए और फैसला लिखने में AI का जो उपयोग है इस पर सख्त प्रतिबंध को लगा दिया गया है। ये कब लगा? ये 4 अप्रैल को इसकी जो सुनवाई हुई थी इस पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। AI का उपयोग अब क्या कहा है सुप्रीम को वहां के जो कोर्ट है? तो AI का उपयोग न्यायिक तर्क और जनमत सजा संबंधी विचार जो विमर्श हैं और जो सबूतों के मूल्यांकन में निषिद्ध हैं। उद्देश्य क्या है इसका? यह एक सुनिश्चित करता है कि न्याय वितरण प्रणाली में मानवीय निर्णय
ही केंद्रीय भूमिका में रहे, तो इसका इसीलिए भी हाल ही में सुप्रीम जो हाई कोर्ट है उसने इस पर रोक लगा दी है। तो इतना आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसको आप भी अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए शून्य विभाजन दिवस, जो शून्य विभाजन दिवस जल्दी बताइए, शून्य विभाजन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? क्योंकि आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो हम सोचते नहीं वही एग्जामिनर उठा लेता है सवाल, तो इसलिए आप लोगों के लिए इसको जल्दी से बताइएगा कि जो शून्य विभाजन दिवस है इसे कब मनाते हैं। तो शून्य विभाजन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1 मार्च को शून्य विभाजन दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में IMF के ताजा अनुमानों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि जो पहले हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो पहला वो स्थान था वो हमारा था 5वां, परंतु इस बार हमको मिला है 6वां, यानी 1 कदम हम पीछे चले गए हैं। तो इतना आपको इसके बारे में, हमारे जो अर्थव्यवस्था है पहली बार पिछली वर्ष 5वें स्थान पर थी, परंतु इस बार हम 6वें स्थान पर चले गए हैं। हमें जो यूके है वो हमसे आगे निकल चुका है। तो इतना आपको इसके बारे में भी आइए देख लेते हैं, जो इसका ये है सवाल इसके बारे में। तो इसको जारी करने वाला क्या है, कौन है? तो इसको जारी करने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट के द्वारा अभी इसको जारी किया गया है। और इसमें जो हम जो पिछले वर्ष 5वें स्थान पर थे, परंतु इस बार हम 6ठे स्थान पर पहुंच चुके हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ा अजीब सा है। तो हमसे जो पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है अमेरिका, पहले स्थान पर हो गया है। अमेरिका पहले स्थान पर है। तो दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है चीन। तीसरे स्थान पर कौन है? तो जर्मनी तीसरे स्थान पर है। तो चौथे स्थान पर कौन है? जापान चौथे स्थान पर है। 5वें स्थान पर कौन है? तो 5वें स्थान पर यूके है। और 6ठे स्थान पर कौन है? तो 6ठे स्थान पर भारत पहुंच चुका है। 1 कदम पिछले वर्ष के मुकाबले में 1 कदम पीछे, यानी 1 स्टेप पीछे जा चुका है। तो इतना इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए आइए देख लेते हैं इसके बारे में। भारत दुनिया का 5वीं अर्थव्यवस्था रहने के बाद अब एक पायदान पीछे फिसल चुका है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जो IMF के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत को जो GDP है वो 5वें स्थान से घटकर 6वें स्थान पर पहुंच चुकी है। तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। और ब्रिटेन फिर से भारत को पिछाड़कर आगे निकल चुका है, ये भी आपको देख लेना होगा। ताजा अनुसार ये 2025-2026 में भी भारत 6ठे स्थान पर रह सकता है, ये भी आपको ध्यान से देख लेना होगा। तो 2026 में भारत 6ठे स्थान पर पहुंच चुका है, इतना आपको इसके बारे में भी अच्छे से देख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, इसके बारे में अप्रैल 2026 में सेवा गुणवत्ता में सुधार के लिए QR कोड आधारित यात्री प्रक्रिया है प्रणाली को किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में शुरू किया है? तो क्वेश्चन देख लीजिए दोबारा। अप्रैल 2026 में सेवा गुणवत्ता में सुधार के लिए QR कोड आधारित यात्री प्रतिक्रिया प्रणाली को किस राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में शुरू की गई है? तो हमारे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है गुजरात, ऑप्शन नंबर B है राजस्थान, ऑप्शन नंबर C है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर D है बिहार। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए किस राज्य सरकार ने इसे अभी हाल ही में इसको शुरू किया गया है QR कोड आधारित प्रणाली को। तो इसको शुरू करने वाला कौन है? तो ऑप्शन है A, इसको शुरू करने वाला है गुजरात सरकार। तो गुजरात इसको स्टार्ट करने वाला कौन है? तो गुजरात सरकार के द्वारा, गुजरात सरकार के
गुजरात सरकार के राज्य परिवहन निगम ने, राज्य परिवहन जो निगम है, इनके द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इनके द्वारा इसको शुरू किया गया है। जो ये प्रणाली है, ये प्रीमियम जो बस है, प्रीमियम बसों में ये स्टार्ट होने वाला है, जहां एक क्यूआर कोड लगा होगा और उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके जो भी समस्याएं हैं आपको वो बता सकती हैं कि परिवहन में क्या प्रॉब्लम है, आप उसको रेटिंग दे सकती हैं। ये सब चीजें आपको उस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपको बताना है, आप उसको रेटिंग दे सकती हैं। परिवहन के बारे में आपको जो भी समस्याएं हैं वो भी आप उसमें अपनी जो शिकायत है उसको दर्ज करा सकती हैं। तो ये है अभी हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा इसको अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है, तो ये भी आपको अच्छे से देख लेना होगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। तो अप्रैल 2026 में गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम ने अभी ये बसों में ये सेवा गुणवत्ता सुधारने और यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए क्यूआर कोड आधारित जो फीडबैक सिस्टम है, इसे अभी हाल ही में शुरू किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्वच्छता, कर्मचारियों के व्यवहार, सुरक्षा और समय की जो पाबंदी के आधार पर फीडबैक के माध्यम से त्वरित समस्या का समाधान सुनिश्चित करना, ये इसका एक उद्देश्य है। इसीलिए अभी हाल ही में क्यूआर कोड को लगाया गया है जो वहाँ की जो प्रीमियम बसें हैं उनमें। तो यात्री बसों में अपनी जो सीटें हैं उनके पीछे एक यानी डिपो में जो क्यूआर कोड होगा उसको स्कैन करके वास्तविक समय और में रेटिंग और जो शिकायत हैं उनको दर्ज करा सकती हैं। तो ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है। जो कभी कभी देखते हैं कि जो बस वाले हैं वो काफ़ी वो करने लगते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर वो लगा दिया गया है कि आप कोई भी समस्या है या कोई भी आपको शिकायत है तो आप उस पर क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। आप गाड़ी का क्या कहते हैं, आप उनको रेटिंग भी दे सकते हैं। तो ये है अभी हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये एक अच्छा कदम है जो सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अगला कुछ आप लोग बताइए। चलिए बताइए, जन औषधि दिवस, जो जन औषधि दिवस है, जन औषधि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। जन औषधि दिवस, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 मार्च को। तो 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो इतना आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो 7 मार्च को हम जन औषधि दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए हाँ आ जाइए। हाँ आ जाइए। अरे क्लास ले रहे हैं। तो जन औषधि दिवस के रूप में हम इसे मना रहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में चर्चित जो पोटोमैक नदी है ये किस देश में स्थित है? तो आप लोग जल्दी से बताइए, जो पोटोमैक नदी है वो किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा ए। और इसकी आपकी लंबाई पूछी जा सकती है, तो 116 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये किस लिए, ये चेक जो पीस है यहाँ पर ये गिरती है, तो ये किस लिए अभी हाल ही में, क्योंकि ये लुप्त प्राय होने वाली है नदी, तो इसलिए इसके बारे में अभी हाल ही में ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए देख लेते हैं। जो पोटोमैक नदी है पूर्वी मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और वेस्ट वर्जीनिया, मैरीलैंड, वर्जीनिया और जो पेंसिल्वेनिया है तथा वाशिंगटन डीसी से होकर बहती है। इसकी जो लंबाई है वो 616 किलोमीटर है। यह चेसापीक जो खाड़ी है यहाँ पर गिरती है। समाचारों में इसलिए अभी हाल ही में चर्चित है क्योंकि ये संरक्षण संगठन जो अमेरिकी रिजर्व है इसे 2026 के लिए अमेरिकी की सबसे लुप्त प्राय नदी के रूप में इसको घोषित किया है। इसलिए अभी हाल ही में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इतना आपको इसके बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाली जो डेलेनिया नागालिम है ये क्या है? तो यह एक प्रकार की जो पौधों की एक नई प्रजाति है
और जो अभी हाल ही में इसको खोजा गया है, ये नागालैंड में पाई जाती है, नागालैंड में पाई जाती है। जो नगालिमा है इसका नाम किस लिए रखा गया है, तो जो नागा जनजाति है इन्हीं के नाम पे नागालिमा, जो नगालिम है ये नाम इनका रखा गया है। तो इतना आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इतना आपको इसके बारे में भी अच्छे से देख लेना होगा। चलिए आप लोग जल्दी से बताइए, जो पाई दिवस है वो किस, जो पाई दिवस है, पाई दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो डिलेनिया है नागलिस्म है, ये हाल ही में मणिपुर में खोजी गई एक पौधों की एक नई प्रजाति है। सॉरी, आपको वहां पर नागालैंड बता दिया गया है, उसको आप सुधार कर लीजिएगा। वो है मणिपुर के में खोजी गई एक नई प्रजाति है। मणिपुर में जो कामजोंग जिला है में वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई यह एक प्रजाति है। ये दुर्लभ फूल वाली झाड़ी है। इसके बारे में मुख्य विवरण नीचे दिए गए हैं। जैसे क्या है, ये नागालमी में जो नाम है वो नागा जनजातियों की भूमि के सम्मान में रखा गया है। तो इतना आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसमें जो नागा है ये स्वदेशी समुदाय को, और जो लिम है ये भूमि को दर्शाता है। इतना इसके बारे में भी आपको ध्यान से देख लेना होगा, क्योंकि लाइट चली गई है इसलिए थोड़ा जल्दी से क्लास को खत्म करने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ा लाइट की समस्या चल रही हैं और जल्दी से लाइट अगर सुधार हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो ये इसके बारे में भी आपको देख लेना है, क्योंकि ये अभी हाल ही में खोजी गई है। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, वो क्या कहते हैं क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो सोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना है ये किस राज्य में स्थापित की गई है, क्योंकि ये भी अभी हाल ही में काफी है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो सोंगटोंग नदी है, जो सोंगटोंग जल विद्युत परियोजना है, तो जल्दी बताइए, सोंगटोंग जो जल विद्युत परियोजना है यह किस राज्य में स्थापित की गई है। तो इसे स्थापित किया गया हिमाचल प्रदेश के कन्नौज जिले में। तो इतना आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बारे में देख लीजिएगा। चलिए आइए देख लेते हैं। तो जो सोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश को जो किन्नौर जिला है यहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। यह नदी परियोजना सतलुज नदी पर स्थापित है। ये भी आपको ध्यान से देख लेना होगा कि ये किस नदी पर स्थापित है, तो ये सतलुज नदी पर इसे स्थापित किया गया है। यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। इसका जो विकास है इसको स्टार्ट करने वाला कौन है, तो हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो इतना आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये हमारे 9 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी इसको शेयर कर दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर से जरूर इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। क्लास कैसी लगी है आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इसे बताइएगा। अगली क्लास कल मॉर्निंग में मिलते हैं और इससे अच्छी क्लासेस होंगी और आपको पूरी तरह से जो एग्जाम में आने वाले हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो कल का जो पार्ट है हम कल मार्च के महीने में जो क्या कहते हैं प्रमुख दिवस है इसके बारे में देखने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से जाके क्लास को देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।